हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की उत्तराखंड की आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशंस आज से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड की आयुष काउंसलिंग के सारे पॉइंट्स कवर अप करेंगे, जैसे आप लोगों की इसकी काउंसलिंग डेट्स क्या हैं, फिर आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है, देन आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस काउंसलिंग में जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड के हैं और जो कैंडिडेट्स अदर स्टेट के हैं, दोनों ही टाइप ऑफ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोनों ही टाइप ऑफ कैंडिडेट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों का कौन कौन से कॉलेजेस अभी फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो देखेंगे। उसके बाद आप लोगों की फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। आप लोग उत्तराखंड की आयुष काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करें, उससे पहले आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए। और अभी आप लोगों की उत्तराखंड की आयुष काउंसलिंग की स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की भी वीडियो आने वाली है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों की डेट्स देख लेते हैं। तो आप लोगों की ये जो काउंसलिंग है वो 3 राउंड्स में कंप्लीट होनी है। फर्स्ट राउंड आज से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों के फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन और फीस सबमिशन 20 जनवरी से स्टार्ट है और आप लोगों का 27 जनवरी तक चलना है। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनकी एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी, तो वो आप लोगों की 29 जनवरी को रिलीज़ कर दी जाएगी। उसके बाद फिर आप लोगों की चॉइस फिलिंग और फाइनल प्रिंट आउट 30 और 31 जनवरी तक चलना है। देन आप लोगों का फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आएगा, तो वो आप लोगों का 3 फरवरी को शाम के 5 बजे रिज़ल्ट आएगा। और उसके बाद फिर आप लोगों को जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी उनको जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। अगर वो लोग अपनी सीट से सेटिस्फाई हैं तो वो आप लोगों का 4 फरवरी से लेके 6 फरवरी तक होना है। ठीक है, तो ये हो गई आप लोगों की फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग शेड्यूल। उसके बाद फिर आप लोगों का ये सेकेंड राउंड है। ठीक है, तो वो आप लोगों का अभी सेकेंड राउंड और जो आप लोगों का मॉपअप राउंड है उसकी डेट्स अभी टेंटेटिव हैं, मतलब अभी कंफर्म्ड डेट्स नहीं हैं। तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों की काउंसलिंग फेब के लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग तक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ऐसी टाइप से जो सेकेंड राउंड है और थर्ड राउंड है उसकी डेट्स चेक कर सकते हैं। आप लोगों का सेकेंड राउंड में जिन कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है उनके लिए अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, तो अगर आप लोग अपग्रेडेशन करना चाहें तो सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई आप लोगों की डेट्स। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फ़ीस। उससे पहले आप लोगों को ये जो काउंसलिंग है वो आप लोगों के BAMS, BHMS, BUMS कोर्सेज़ के लिए हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। ठीक है, इस काउंसलिंग में आप लोगों के जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है उनको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस फ़र्स्ट और सेकेंड राउंड के लिए 2000 रुपीज़ है। ठीक है, अगर आप लोग मॉपअप राउंड में दोबारा रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जैसे अगर आप लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन किया राउंड 1 या राउंड 2 में और अगर आप लोगों को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई और अगर आप लोग मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे दोबारा से, तो आप लोगों की 1000 लगेगी
और अगर आप लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप लोगों की 2000 रुपीज़ है। तो कुल मिला के आप लोगों के तीनों ही राउंड की फ्रेश रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 2000 रुपये है, सारे ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और मॉपअप राउंड में अगर आप लोग दोबारा रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप लोगों की 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी, ठीक है। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस किसी भी केस में रिफ़ंड नहीं करी जाएगी, ना ही किसी भी केस में फॉरवर्ड करी जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग रिजेक्ट पाए जाते हैं, मतलब अगर आप लोग इनएलिजिबल होते हैं और आप लोग अगर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस वापस नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करने से पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से चेक कर लें। अगर आप लोग एलिजिबल हों तो ही आप लोग अप्लाई कीजिए, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आप लोगों की ऑनलाइन पेमेंट होना है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, इनमें से किसी भी मोड के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी चेक और ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। तो पहले आप लोगों के जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं स्टेट कोटा की सीट्स के लिए, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। देन हम लोग ऑल इंडिया कोटा की सीट्स का देखेंगे जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों के स्टेट कोटा के लिए पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप लोग इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि आप लोगों की जो एज है वो आप लोगों के इसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो एज लिमिट अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का, अगर आप लोग BA MS और BHMS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों की जो 12th है वो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश से होनी चाहिए, ठीक है। सब में आप लोग इंडिविजुअली पास होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों के फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में मिला के मिनिमम 50% होने चाहिए 12th में। अगर आप लोग जनरल या फिर EWS कैटेगरी से आते हैं, अगर आप लोग SC, ST या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं तो आप लोगों के फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो में टोटल मिला के 40% कम से कम होने चाहिए 12th में, ठीक है। अगर आप लोग PWD कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में, तो आप लोगों को मिनिमम 45% चाहिए 12th में। और अगर आप लोग OBC, SC या ST के PWD कैंडिडेट में आते हैं तो आप लोगों को मिनिमम 40% चाहिए 12th में, ठीक है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो को मिला के। फिर उसके बाद अगर आप लोग BUMS कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों का जो 12th का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरा सेम है, सेम परसेंटेज है। इसके अलावा एडिशनल है कि आप लोगों की जो 10th है उसमें आप लोगों का उर्दू एडिशनल सब्जेक्ट होना चाहिए और आप लोग उसमें पास होने चाहिए आपकी 10th क्लास में, ठीक है। बाकी जो आप लोगों का 12th का परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो आप लोगों का सेम है जैसा कि आप लोगों का BAMS और BHMS कोर्सेज़ में था। तो ये हो गया आप लोगों का नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद फिर आप लोगों का नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें आप लोगों का, अगर आप लोग जनरल या फिर EWS कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम आप लोगों को 50 परसेंटाइल चाहिए नीट में, ठीक है। और अगर आप लोग SC, ST या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं तो आप लोगों को मिनिमम 40 परसेंटाइल चाहिए नीट के एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आप लोग जनरल PWD कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों को मिनिमम 45 परसेंटाइल चाहिए। और अगर आप लोग SC, ST या फिर OBC के PWD कैंडिडेट में आते हैं तो आप लोगों को मिनिमम 40 परसेंटाइल चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्राइटेरिया है डोमिसाइल का, ठीक है। तो डोमिसाइल में आप लोगों के 3 आ जाते हैं, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। पहला है कि आप लोग या तो फिर उत्तराखंड के डोमिसाइल हों, मतलब उत्तराखंड के निवासी हों,
और आप लोगों ने जो 10th और 12th है वो दोनों उत्तराखंड से पास करी हो, या फिर आप लोग अगर डोमिसाइल नहीं है उत्तराखंड के, लेकिन अगर आप लोगों ने 10th और 12th दोनों अगर आप लोगों ने उत्तराखंड से पास करी हैं तो भी आप लोग स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को कोई भी रिज़र्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर थर्ड है, या तो फिर आप लोग उत्तराखंड के डोमिसाइल हों और आप लोगों ने 10th और 12th उत्तराखंड के अलावा किसी और स्टेट से पास करी हो तो भी आप लोग स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं। मतलब स्टेट कोटा के लिए या इन तीनों में से कोई एक अगर आप लोग हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है। तो ये हो गई आप लोगों की स्टेट कोटा को लेके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स अपना डोमिसाइल क्लेम करते हैं कि आप लोग उत्तराखंड के हैं, उनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। तभी आप लोग उत्तराखंड के कैंडिडेट माने जाएंगे, क्योंकि ये आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप लोगों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं और आप लोगों को स्टेट कोटा में एडमिशन मिलता है तो आप लोगों का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो भी वापस नहीं होगा। ठीक है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। अब आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए क्या है, तो आप लोगों का पूरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो स्टेट कोटा का था पूरा वही है सेम। सिर्फ आप लोगों का इसमें ये है कि आप लोगों को उत्तराखंड का डोमिसाइल होना कंपलसरी नहीं है। बाकी आप लोगों का नीट का, 12th का, BUMS का, ठीक है, उन सब का आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, तो देखिए आप लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नीट के परसेंटाइल दिखा रहे हैं, तो वो आप लोगों का जो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था 50 परसेंटाइल जनरल वालों के लिए, तो वही है। ठीक है। लेकिन आप लोगों की जो काउंसलिंग होगी, ठीक है, वो आप लोगों की जो अभी न्यू नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आया है, जैसे जनरल EWS के लिए 40 परसेंटाइल, ठीक है, आप लोगों का SC ST OBC के लिए 30 परसेंटाइल, तो उसके बेसिस पे होगी। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का है कि आप लोगों का काउंसलिंग इस बेसिस पे होनी है, एलिजिबिलिटी उस बेसिस पे होनी है, तो ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आप लोगों की एज लिमिट देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग 17 साल से छोटे नहीं होने चाहिए, 25 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए 31 दिसंबर 2020 के दिन या फिर उससे पहले, तो आप लोग इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप लोग SC ST OBC या फिर फिज़िकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स में आते हैं तो आप लोगों का 25 की जगह 30 साल तक की आपके पास छूट है, मतलब 5 साल का आप लोगों के पास अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया आप लोगों की एज लिमिट। अब नेक्स्ट है आप लोगों की रिज़र्वेशन पॉलिसी। तो जो आप लोगों का रिज़र्वेशन है वो सिर्फ स्टेट कोटा की सीट्स के लिए है। आप लोगों का जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं उनके लिए कोई भी रिज़र्वेशन का क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोग अपना फॉर्म भरें उससे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जान लीजिए। ठीक है, कि आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है और आप लोगों का फ़ीस है वो सब ऑनलाइन मोड में होना है। ठीक है। आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस किसी भी केस में रिफ़ंड नहीं करी जाएगी। ओके। आप लोगों को अपना फ़ोटो, सिग्नेचर सब एप्रोप्रिएट बॉक्स में जहाँ पे अपलोड करना है वहीं पे करना है। ठीक है। एक बार आप लोगों ने फ़ाइनल सबमिशन कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म का, तो उसके बाद आप लोग कोई भी एडिशन नहीं कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल्स अच्छे से देखने के बाद आप लोग अपना फॉर्म सबमिट कीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का फ़ोटो और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स का साइज़ दिया हुआ है, तो ये साइज़ में आप लोगों का ये सब अपलोड होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को उसका प्रिंट आउट लेना है।
आप लोग जो चॉइस फिलिंग करते हैं आप लोगों को उसका प्रिंट आउट लेना है। आप लोगों का जब अलॉटमेंट लेटर निकलेगा तो उसका प्रिंट आउट लेना है। इन सब के प्रिंट आउट्स आप लोगों को लेके रखने हैं, क्योंकि जब आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा तब आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोगों ने चॉइस लॉक करी हैं वो, आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर, इन सब के प्रिंट्स ज़रूर से रखिएगा। इसके अलावा आप लोग को वही फ़ोटोग्राफ लगानी है जो आप लोगों ने अपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी, और उसकी आप लोगों को 5 कॉपीज़ रखनी है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब एडमिशन लेने जाएंगे कॉलेज में तो वहाँ पे आप लोगों को सेम फ़ोटोज़ दिखानी है अपनी, ठीक है। तो आप लोगों को 5 फ़ोटोज़ अपने पास रखनी है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब आप लोगों की सीट्स देख लेते हैं। तो आप लोगों के अभी जो फर्स्ट राउंड हो रहा है उसमें आप लोगों के 4 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऋषिकुल कैंपस हरिद्वार, गुरुकुल कैंपस हरिद्वार और फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद मेन कैंपस देहरादून, ठीक है। तो ये 3 कॉलेजेस और अभी एक और कॉलेज है, वो 4 कॉलेजेस आप लोगों के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी के कॉलेजेस आप लोगों के नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे जैसे आप लोगों के कॉलेजेस को परमिशन मिलती जाएगी वैसे वैसे आप लोगों के कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते जाएंगे। तो अभी फर्स्ट राउंड में आप लोगों के टोटल 4 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। 3 ये हो गए और एक और कॉलेज है, तो मैं आप लोगों को उसका सीट मैट्रिक्स दिखा ही देती हूँ। तो ये है आप लोगों के अभी फर्स्ट राउंड का सीट मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं आप लोगों की कितनी कौन कौन सी कैटेगरीज़ के लिए कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का ऋषिकुल कैंपस हो गया, गुरुकुल कैंपस हो गया, देन आप लोगों का फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद देहरादून, एंड 4th कॉलेज है चंडोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो ये 4 कॉलेजेस हैं आप लोगों के अभी फर्स्ट राउंड के लिए, ओके। उसके अलावा आप लोगों के बाकी के जो कॉलेजेस हैं वो आप लोगों के जैसे जैसे उनको परमिशन मिलेगी वैसे वैसे पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल आप लोगों के इसमें 19 कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो ये हो गई आप लोगों की कॉलेजेस की बात, ठीक है। आप लोग सीट्स देख सकते हैं, टोटल सीट्स तीनों ही कॉलेज में 75 हैं। उसके बाद स्टेट सीट्स आप लोगों की ऋषिकुल और गुरुकुल कैंपस में 64 हैं और फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद में 38 हैं, ठीक है। और फिर आप लोगों की ऑल इंडिया सेंट्रल कोटा की 11 सीट्स हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। जो आप लोगों का फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद है इसमें आप लोगों का मैनेजमेंट कोटा की भी सीट्स हैं, वो 26 हैं, ओके। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट आ जाता है काउंसलिंग का प्रोसेस, ठीक है। तो आप लोगों का हर राउंड में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अगर आप लोग फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते तो आप लोग सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जिस राउंड में रजिस्ट्रेशन करेंगे उस राउंड के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का नेक्स्ट है कि अगर आप लोगों को अभी फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है तो आप लोगों के पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन है। अगर आप लोग कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते तो भी आप लोग अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है उसके बाद अगर आप लोग सरेंडर करना चाहते हैं अपनी सीट को तो उसके लिए आप लोगों की कुछ काउंसलिंग प्रोसेस होती है, वो आप लोगों को कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट है कि आप लोगों को अगर अभी फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होती है तो आप लोग अपग्रेडेशन के लिए सिर्फ सेकेंड राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। मॉपअप राउंड में आप लोग अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप लोगों की राउंड 2 में सीट अपग्रेड होती है तो आप लोगों की राउंड 1 की सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी, ओके। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है हर राउंड में आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए फ़्रेश चॉइसेस भरनी पड़ेंगी, ठीक है। तभी आप लोग उस पर्टिकुलर राउंड के लिए एलिजिबल होंगे जिस राउंड में आप लोग फ़्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। आप लोग जितनी मर्ज़ी उतनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग
जो चॉइस फिलिंग करें तो वही कॉलेजेस के लिए करें जिस कॉलेजेस में आप लोग एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं। जिस कॉलेज में आप लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है एडमिशन लेने के लिए, उसमें आप लोग उसकी चॉइस फिलिंग ना करें। ओके, क्योंकि एक बार अलॉटमेंट हो गया तो फिर उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ अपग्रेड हो सकता है, वो भी सेकेंड राउंड में। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों का फ्रेश चॉइस फिलिंग का लिखा है तो वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के फ़र्स्ट राउंड को लेके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का रजिस्ट्रेशन और चॉइसेस ये सब का लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों को अपनी चॉइसेस की कॉपी रखनी है, वो लिखा है। आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर रखना होगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप लोगों को उस कॉलेज में गिवन डेट में जाके रिपोर्ट करना होगा। अगर आप लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आप लोगों की सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। फिर आप लोगों का अपग्रेडेशन का लिखा हुआ है जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक है। देन आप लोगों के ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मैंने कवर अप कर लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी थी पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।